हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सिस्टी क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारी नई कक्षा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ 5 को। इसका नाम क्या है? मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। तो आइए बच्चों परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव ही अन्य संसाधनों का उपयोग एवं उपभोग करता है। खुद भी संसाधन है और जो जितने संसाधन उपलब्ध है उनका उपभोग करता है और उनको बनाता भी है। तो आइए प्रस्तुत पाठ में मानव संसाधन के बारे में जानें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। किसी देश में रहने वाली जनसंख्या या व्यक्ति उस देश के मानव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि किसी देश में उस देश की जनसंख्या क्या है, वहां का मानव संसाधन है। किसी भी देश की संसाधनों को उपयोगिता प्रदान करने एवं उपभोग करने वाले संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। प्राचीन काल में समस्त कार्य हाथों द्वारा किया जाता था। अतएव किसी देश की शक्ति उसकी जनसंख्या से ही आंकी जाती है कि वो देश जो है कितना शक्तिशाली है। किंतु अब समय व स्थितियां बदल चुकी है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण मशीनें अब मानव के कार्य को शीघ्र यानी कि जल्दी से संपन्न कर देती है, यानी कि फिनिश कर देती है। देखिए ये बॉक्स हमें क्या जानकारी देता है बच्चों। तो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। सन 1985 में लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए यह संसाधन बनाया गया था, यह मंत्रालय। इससे यह ज्ञात होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो आइए जानते हैं जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है? समान नहीं है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे जबकि कुछ विरल बसे जिसमें बहुत जनसंख्या है, कहीं पर बहुत कम है। धरातल पर लोगों के असमान रूप से फैलने को जनसंख्या का प्रतिरूप कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग धरातल के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तो देखिए बच्चों यह क्या है, एक घनी जनसंख्या का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक बॉक्स से जानिए उसमें क्या जानकारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको PKVY के नाम से जानते हैं, 2015 में सन 2016 से सन 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। ठीक है, PKVY। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को जो गुणवत्ता है प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को बढ़ावा देना है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतीय और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग क्या है निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर जो जीवन संबंधी जो पर्यावरण है वो अनुकूल कम है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे हुए, वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की तुलना में विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप जो कि क्या है बच्चों, एशिया और अफ्रीका है, में निवास करते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में निवास करते हैं। 60%, सोचिए बच्चों, केवल और केवल 10 देशों में ही उनकी आबादी सिमट जाती है। आगे देखिए जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पृथ्वी के धरातल के एक इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्यतः इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति हैं बच्चों? 51 है विश्व स्तर पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके बाद क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें विश्व की घनी आबादी वाले देश हैं। यानी कि भारत में क्या है, कितनी आबादी है? भारत में सबसे ज्यादा आबादी है। ठीक है, और उसके बाद चीन में है, ठीक है, फिर USA में, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, रूस और जापान। जापान में बच्चों सबसे कम आबादी है। ठीक है, आगे देखते हैं ये बॉक्स हमें क्या जानकारी देता है।
देखिए बच्चों, भारत की जनसंख्या की औसतन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति है बच्चों? 382 व्यक्ति है। बहुत घनी आबादी वाला देश है भारत। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बच्चों? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के विषम वितरण के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, अपितु अनेक कारण मिलकर जनसंख्या के वितरण का निर्धारण करते हैं। प्राय ये कारण परस्पर संबंधित है, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इन कारकों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक कारण, दूसरा है आर्थिक व सांस्कृतिक कारक। तो बच्चों, भौतिक कारक जिसमें फिजिकल फैक्टर है, क्या क्या है? स्थलाकृति, पर्वतों या पठारों की अपेक्षा मैदानों की में घनी आबादी पाई जाती है, क्योंकि मैदानों का धरातल समतल होता है, जहां कृषि कार्य तथा रहने के लिए मकान बनाना, परिवहन के लिए सड़कें व रेल मार्ग बिछाना, सिंचाई के लिए नहरें बनाना आदि आसान होता है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या ज्यादा होती है। इसके विपरीत पर्वतों व उच्चावच विषम ढाल तीव्र होते हैं, जो कृषि बस्तियां तथा मार्ग बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। यही कारण है कि उर्वर मैदानी भाग सघन आबाद होते हैं, वहां पर ज्यादा जनसंख्या होती है। अब जलवायु फैक्टर देखते हैं। मानव के दैनिक जीवन एवं क्रियाकलापों पर जलवायु दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट करती है बच्चों। तापमान व वर्षा जलवायु के दो प्रमुख क्या है? तत्व हैं, जो जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करते हैं। जलवायु की अतिशयताएं, जैसे कि बहुत निम्न या बहुत अधिक तापमान तथा बहुत कम व भारी वर्षा क्या है? मानव संकेंद्रण को निरुत्साहित करती है, मतलब मानव की आबादी को अफेक्ट करती है। इसके विपरीत मध्यम जलवायु मानव निवास के लिए बहुत अनुकूल होती है, ना ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी वाली जो जलवायु होती है वो। आगे देखिए, मिट्टियां। मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। कृषि के लिए उर्वर मिट्टियां आवश्यक होती हैं। प्राचीन सभ्यता उर्वरक मिट्टियों वाली नदी घाटियों में ही विकसित हुई है, क्योंकि उनके आसपास क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है, जहां कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध थी। आज भी उर्वर मिट्टियों के क्षेत्र जैसे कि नील घाटी डेल्टा, गंगा डेल्टा, यांगत्से डेल्टा आदि सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी है। जबकि मरुस्थली, पर्वतीय तथा लेटेराइट मिट्टियां कृषि के लिए अनुपयोगी, ज्यादा उनमें फसल की खेती ज्यादा नहीं हो पाती है, तथा वहां विरल आबादी, वहां पर कम आबादी है। अब जल संसाधन देख लीजिए। मानव जीवन के लिए जल क्या है? अत्य आवश्यक है। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा घरेलू कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के धरातल पर नदियां कुछ जल के प्रमुख क्या है? स्रोत है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी। मरुस्थलों में भी जहां जल उपलब्ध होता है, बस्तियां स्थापित हो जाती है। जहां भी जल मरुस्थल के आसपास भी जहां पर भी ओसिस वगैरह होते हैं, उसके आसपास जो हरियाली होती है, उपजाऊ खेती होती है, वहां पर भी जो बस्तियां हैं वह बस जाती हैं। आगे देखिए, खनिज संसाधन कैसे प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों, खनिज आधुनिक सभ्यता का आधार है, क्योंकि अनेक उद्योग खनिजों पर ही आधारित है। किसी क्षेत्र में खनिजों की उपस्थिति जनसंख्या के बसाव के लिए आकर्षक होती है। ऐसे क्षेत्र मानव निवास के जलवायु या भौतिक रूप से अयोग्य होते हुए भी आबाद हो जाते हैं। या तो उनके अंदर अगर खनिज ज्यादा है तो वहां पर नहीं भी रहेंगे तो फिर भी वह क्षेत्र क्या है? बहुत हेल्पफुल रहेगा, डेवलपमेंट देगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण खदान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहां जनसंख्या ना भी रहे फिर भी वह क्या करता है? देश की उन्नति में योगदान। सोने के आकर्षण से इस विशाल मरुस्थल में बस्तियां स्थापित हो सकी हैं। ठीक है, और लोग वहां रहते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक कारण क्या क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक जो है फैक्टर्स, धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यापारिक केंद्र, संसार के सभी भागों से लोग लोगों को करते हैं, आकर्षित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर? धार्मिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, औद्योगिक और व्यापारिक। भारत में वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो कि है, पुरी जो कि उड़ीसा में, कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में, इजराइल में जेरूसलम, इटली प्रायद्वीप में वेटिकन सिटी तथा सऊदी अरब में मक्का क्या है? धार्मिक केंद्रों के उदाहरण है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन आदि नगर उद्योग एवं व्यापारिक केंद्रों के क्या है? उदाहरण है। इन्हीं के कारण यहाँ पर बस्तियां ज्यादा बसती हैं। आगे देखिए, जनसंख्या का लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन।
सामान्यतः किसी देश में 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को ही स्त्री पुरुष अनुपात अथवा लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं। विश्व स्तर की प्रति 1000 पुरुषों पर 995 स्त्रियों की औसत संख्या मिलती है पूरे वर्ल्ड ओवर पर। यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा अफ्रीका में स्त्रियों का अनुपात 1000 से अधिक मिलता है पुरुषों के ऊपर, जो कि एक बराबर का अनुपात कहलाता है। जबकि एशिया का औसत 960 है। रूस में 1100 से अधिक स्त्री अनुपात है। भारत में स्त्रियों का अनुपात केवल 940 है, जो कि बच्चों एक कम अनुपात है, जो स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है। साक्षरता, भारत में साक्षरता से अभिप्राय किसी भाषा में लिखने पढ़ने की साधारण योग्यता से है। भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी योग्यता रखता है वह साक्षर कहलाता है। जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वह भारत के अंदर साक्षर कहलाता है। साक्षरता से किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारक इसे निर्धारित करते हैं। विकसित देशों में उच्च साक्षरता क्या है पाई जाती है। इनकी लिटरेसी रेशियो क्या होता है, बहुत हाई होता है। जबकि विकासशील तथा अन्य विकसित देशों में निम्न साक्षरता मिलती है। यानी कि जो विकसित देश, विकासशील देश है, वो विकसित हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, उनमें क्या साक्षरता जो है संघर्ष करते हुए दिखती है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में लगभग 100% साक्षरता मिलती है। भारत में साक्षरता की दर 74% मात्र है। केरल राज्य में 93% से अधिक साक्षरता पाई जाती है, जबकि बिहार में केवल 63.82% साक्षरता है। तो केरल में क्या है बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता है भारत के अंदर। भारत में महिलाओं में साक्षरता पुरुषों से क्या है, कम है। इसका कारण है कि विद्यालय जाने वाले बच्चों में बालक बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। भारत में 80.9% पुरुष तथा 64% 6% स्त्रियां ही साक्षर है, जिसमें पुरुष जो है अधिक साक्षर हैं और स्त्रियां कम। केरल तथा मिजोरम राज्यों में स्त्रियों की साक्षरता का उच्च प्रतिशत पाया जाता है, जबकि बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में निम्न प्रतिशत है। तो बच्चों वहां पर जो स्त्रियां हैं वो कम पढ़ी लिखी पाई जाती हैं इन सब प्रदेशों में। अब क्या है बच्चों, आयु संगठन, एज कंपोजिशन। तो जन्म, मृत्यु तथा स्थानांतरण की दरें तथा प्रवृत्तियां जानने के लिए जनसंख्या की आयु संरचना को जानना आवश्यक होता है कि जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, स्थानांतरण दर कितना है इत्यादि। आयु की दृष्टि से जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पहला क्या है, 1.15 वर्ष से कम, दूसरा 2.15 से 65 वर्ष तक, तथा 3 वर्ष से, तीसरा क्या है, 3.65 वर्ष से अधिक। इन 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति क्या है बच्चों, आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। यानी कि उनको अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो 15 से 65 वर्ष आयु के लोगों पर अपने भरण पोषण के लिए निर्भर करते, खुद पर ही निर्भर करते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो 15 से 65 वर्ष की आयु का वर्ग उत्पादक जनसंख्या कहलाता है, जो कि काम करके रोजगार कमा सकता है। उस वर्ग को क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादक वर्ग कहते हैं, जिसमें 15 से 65 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं देश के आते हैं। यही वर्ग अपने परिवार की देखभाल तथा देश के उत्पादन में योगदान देता है। इस वर्ग में जनसंख्या का ऊंचा अनुपात होने पर आर्थिक क्रियाओं में उनका अधिक योगदान मिलता है। भारत में बच्चों एवं बूढ़ों की जनसंख्या का अनुपात अधिक होने के कारण क्या होता है बच्चों, आश्रितता का अनुपात अधिक है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं और बूढ़े ज्यादा, इसीलिए बच्चों हमारे जो देश में आश्रित जनसंख्या है वह ज्यादा है। तो बच्चों पाठ के बाद आइए दोहरा लेते हैं कुछ बिंदुओं में पाठ को। तो प्राचीन काल में समस्त कार्यों हाथों द्वारा किए जाते थे, अतएव किसी देश की शक्ति उसकी जनसंख्या से ही आंकी जाती थी। विश्व की जनसंख्या का 90 से अधिक भाग धरातल के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। पृथ्वी के धरातल एक इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। बच्चों धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र संसार के सभी भागों से लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी कि धार्मिक केंद्र जो जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति है वो धार्मिक जगहों पर आकर्षित होंगे, सांस्कृतिक जगहों पर आकर्षित होंगे। तो अलग अलग प्रवृत्तियां, ये सब चीजें जो है उनको जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
साक्षरता से किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। तो बच्चों, साक्षरता क्या करती है? साक्षरता हमें बताती है कि उस देश की संस्कृति कैसी है, उस देश की जो रहन सहन है वह कैसा है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण क्या है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसी संस्कृति है, किस तरीके से मानव संसाधन किसी देश की एक पावर होती है, शक्ति होती है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।